तो हेलो एवरीवन। आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ सही से आ रही है, एम आई ऑडिबल, तो एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो। फिर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग फ्रिक्शन के फाइनली जेई मेन लेवल के प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है। और जो अभी तक हमने सीखा है उसमें तीन तरह के फोर्सेस सीखे हैं। एक था हमारा, सबसे पहला फोर्स जो था हमारा वो था टेंशन, जो अभी तक हमने सीखा है। दूसरा फोर्स जो हमने सीखा है वो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। एंड जो तीसरा फोर्स हमने सीखा है वो क्या है हमारा, वो है फ्रिक्शन। ये तीन फोर्सेस अभी तक हमने सीखे हैं, है ना। और हर एक पे इंडिविजुअली हमने 5-5, 10-10 क्वेश्चन भी करे थे। अब आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन तीनों को कलेक्टिवली हम लोग एक साथ एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज करेंगे। कोई बच्चा अगर सोच रहा हो कि सर मैं ये न्यूमेरिकल एक दिन में करने लग जाऊं और मुझे ये सब क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं, तो वो गलत सोच रहा है, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। थोड़ा पेशेंस वाला गेम है ये। आपको रुक करके इस पर इंडिविजुअली 10-15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इस पर 10-15 करने पड़ेंगे, इस पर 10-15 करने पड़ेंगे। एंड देन आपको एक फीलिंग आएगी कि यार फोर्सेस को कैसे डील करना है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, 4-5 दिन का एक प्रोसेस है। आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बेसिकली जेई मेन लेवल के होंगे। अच्छा, जेई मेन लेवल के मतलब कौन कौन बच्चा इनको कर सकता है? जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अपने हाफ ईयरली के एग्जाम्स में एमसीक्यू इस लेवल के डालते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरत है। जेई मेन लेवल का मतलब अब तो आजकल नीट के आसपास भी हो गया है कि भाई नीट वाले बच्चे को भी इसी लेवल के प्रॉब्लम्स करने होते हैं। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे जिन्यूनली जेई मेन या नीट के लेवल के होंगे। हालांकि इसमें एक भी मैं पीवाईक्यू आज की क्लास में नहीं ऐड कर रहा हूँ। अगली क्लास में मैं पीवाईक्यूज को इंटीग्रेट करूंगा। तो आज के लेक्चर में केवल वो क्वेश्चंस हैं जो कुछ अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर है या कुछ हमारे खुद के फ्रेम किए हुए हैं। लेकिन पीवाईक्यू आज की क्लास में, आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पीवाईक्यू करेंगे। तो पहला, आपको इंडिविजुअल फोर्सेस को समझना है। दूसरा, आपको मल्टी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स को करना है। फिर आप लोग इस लायक बन जाओगे कि आप पीवाईक्यूज को कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर कोई शॉर्टकट मारने की कोशिश करेगा तो वो फंस जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो भाई, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसको मैं जूम कर लेता हूं। सेम ही क्वेश्चन है। कुछ ज्यादा ही जूम हो गया। ओके। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, फ्रिक्शन से रिलेटेड। ये भी आपको शायद ये फॉन्ट पूरा ना दिख रहा हो, मैं एक बार ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। अच्छा, क्लास के आखिरी में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक व्हीकल है जिसका मास m है, इज मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल रोड विद मोमेंटम p। मतलब एक व्हीकल है, एक गाड़ी है हमारी। ओके। इसके पास जो मास है हमारा वो m है, और ये इस रफ सरफेस के ऊपर दौड़ रही है। ये सरफेस कैसा है? रफ सरफेस है। ठीक है जी। इसके ऊपर ये गाड़ी दौड़ रही है और दे रखा है कि इसका मोमेंटम p है। मतलब मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है p के बराबर। ठीक है, ये गिवन है। कह रहा है भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज म्यू। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है टायर के और इस रोड के सरफेस के बीच में, वो कितना दिया हुआ है? वो म्यू दिया हुआ है। ठीक है। देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज, मतलब वो ये पूछ रहे तुमसे कि ये जो हमारी गाड़ी है ये कितना दूर जाकर के रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि भाई फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, जो फोर्स इसको रिटार्डेशन देगा।
और वो जब रिटार्डेशन देगा तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी कम होगी कम होगी और फाइनली रुक जाएगी। ठीक है, कुछ जेईई मेन में अच्छे इजी लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं, तो ये पहला हम लोग इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, हमारा जो गाड़ी है हमारी वो मोमेंटम p के साथ भाग रही है, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी हमें गिवन है। ये कह रहा है फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, फाइनली कितने डिस्टेंस के बाद रुक जाएगी गाड़ी हमारी, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको करने के और भी तरीके होते हैं, थोड़े इजी वाले भी, लेकिन आज की क्लास में क्योंकि हमने एनएलएम और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही सीखे हैं, वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट अभी नहीं सीखा है, तो मैं इसको एनएलएम और इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से करके दिखाऊंगा। तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि दिस इज आवर कार, इसका मास है m, ठीक है, ये इस सरफेस पे भाग रही है, तो इसके पास एक रिटार्डेशन होगा, वो रिटार्डेशन कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो भाई मैं रिटार्डेशन निकालूंगा, तो रिटार्डेशन निकालने का तरीका क्या है, फोर्स अपॉन में मास, बेसिकली एक्सेलरेशन होती है ना। तो यहाँ पर देखो इस पे जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा हमारा, वो लगेगा म्यू इंटू नॉर्मल, और इस केस में नॉर्मल आप लोगों को याद होगा mg के बराबर होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रही है, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg। तो फ्रिक्शनल रिटार्डेशन मेरा जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, म्यू इंटू एन, तो फोर्स है, फोर्स को मुझे मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं मास से डिवाइड करूंगा, m से m मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो रिटार्डेशन है वो कितना आ जाएगा, म्यू इंटू जी। दिस इज द रिटार्डेशन, मतलब ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। मुझसे पूछा ये गाड़ी कितनी दूर जाके रुकेगी, तो हम लोग जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको अप्लाई कर दो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप अप्लाई करोगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v तो हमारा फाइनली जीरो हो जाए क्योंकि हमारी तो कार रुक चुकी है। u हमारा कितना होगा, u हमारा कितना होगा, u शुरुआत में गाड़ी की वेलोसिटी को मैं मान लेता हूं u, अभी मैं उसको u लेके चलता हूं, बाद में सब्सटीट्यूट करूंगा। u स्क्वायर, क्योंकि ये रिटार्डेशन है इसलिए यहां पर एक माइनस आएगा एक्सेलरेशन के आगे, माइनस 2 एक्सेलरेशन कितना है, म्यू इंटू जी, इंटू में जो डिस्टेंस है उसको मैंने x अज्यूम किया हुआ था, यहाँ पर ये देखो x अज्यूम किया हुआ था, इसको डिस्टेंस की जगह मैंने x रख दिया, तो मुझे क्या मिला यहाँ से, 2 म्यू जी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। देखो आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन हमारा ऑप्शन मैच नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर कहीं भी u का स्क्वायर नहीं, p का स्क्वायर। अब p है क्या, p है मोमेंटम, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये जो u है मेरा ये मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाए। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इस u की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, p बाय m, तो इस u को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो x बन जाएगा p बाय m का स्क्वायर, ठीक है भाई, और डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी, तो मेरा x कितना आ गया, p स्क्वायर बाय 2 म्यू m स्क्वायर इंटू जी, ये मेरा आ गया डिस्टेंस जितनी दूर जाके हमारी बॉडी रुकेगी। कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो p स्क्वायर 2 म्यू m स्क्वायर जी, ये डी ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है भाई, डी ऑप्शन मैच हो गया। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम, तो बता सकते हो आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, ये मुझे गाड़ी मिटानी पड़ेगी यहां से हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
कह रहा है एक ब्लॉक है, मूव डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। मतलब यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक प्लेन है जो कि थीटा एंगल पे है, मतलब ऐसे है, ये प्लेन हो गया, एंगल थीटा पे, ठीक है, एंगल थीटा पे। कह रहे हैं इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम इज v। मतलब कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ से ऐसे मूव करके यहाँ नीचे आता है, तो उसके नीचे पहुँचने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, v के बराबर होती है जब वो बॉटम पे पहुँचता है। इफ इट स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ सेम इंक्लिनेशन, देखो अब की बार क्या इंक्लिनेशन सेम बोला उसने, यानी थीटा सेम है, लेकिन अब की बार स्मूथ की जगह रफ सरफेस है। पहला सरफेस कैसा था, स्मूथ सरफेस था। कह रहा है भाई इसकी वेलोसिटी जो है बॉटम पहुंचने के बाद v बाय एन होती है। मतलब अब की बार अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है, मतलब एक खुरदुरा सरफेस है, रफ सरफेस है, तो जो मेरा ये ब्लॉक नीचे पहुंचता है तब इसकी जो वेलोसिटी है वो v ना होकर v बाय एन हो जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, वेयर एन इज नंबर ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो यहाँ पर नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो, ऑब्वियसली तो डिफाइन रहना चाहिए। कह रहा है भाई म्यू की वैल्यू बताओ कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है। तो समझो यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन दी हैं, एक बार हमारा जो ब्लॉक है वो स्मूथ सरफेस पे फिसल रहा है, एक बार वो रफ सरफेस पे फिसल रहा है। अब पूछ रहा है कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, दोनों कंडीशन से हमें निकालना है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ तो हमें थोड़ी सी जगह कम मिलेगी, इसको जूम आउट कर लेते हैं। देखो भाई सवाल हम समझ चुके हैं, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। लास्ट में आपको मैं इसकी आज पीडीएफ भी वीडियो के एंड होते होते ही शेयर कर दूंगा, आपको पता चल जाएगी कैसे मिलेगी पीडीएफ, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें ये दो केस बनाए हुए हैं। केस नंबर 1, हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है। तो जब मेरा सरफेस स्मूथ होगा, थीटा एंगल पे मेरी ब्लॉक जो है मेरा वो यहाँ से स्लिप करके आ रहा है, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस स्लिप करके आ रहा है। जब वो यहाँ पहुँचता है उसके पास वेलोसिटी v होती है। केस नंबर 2, मेरा ब्लॉक थीटा एंगल सेम है हमारा, सेम डिस्टेंस से सेम हाइट से स्लिप करके आ रहा है, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि रफ सरफेस था। लेकिन रफ सरफेस था तो यहाँ जो वेलोसिटी थी वो v होने के बजाय v बाय एन हो गई, मतलब वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, ऑब्वियसली सरफेस रफ है। तो ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे जो सरफेस में म्यू है वो कितना है। तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों सिस्टम का जो कंडीशन दिया है उसका एक इक्वेशन बना लेते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो अगर मैं इस वाले ब्लॉक की बात करूं, मान लेता हूं कि ये जो L डिस्टेंस है ये इसने स्लिप किया है, तो यहाँ इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू मैं जीरो ले रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ अगेन, लेकिन u को मैं जीरो ले रहा हूँ, मान के चलता हूँ बॉडी जीरो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है भाई। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ पर जो इस दिशा में एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी, g साइन थीटा। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था तुम लोगों को, वेट के दो कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक कंपोनेंट इस प्लेन के नॉर्मल तोड़ते हैं, एक कंपोनेंट इस प्लेन के अलोंग तोड़ते हैं। तो जी साइन थीटा जो है वो अलोंग द प्लेन है, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2a की जगह आ जाएगा जी साइन थीटा, इनटू डिस्टेंस ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है l के बराबर है। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल गई, इसको मैं कह देता हूँ लेट्स इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरे वाले सिचुएशन की मैं बात करता हूँ, दूसरे केस की मैं बात करता हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर mg साइन थीटा तो फोर्स है ही है, उसके साथ साथ यहाँ एक फ्रिक्शन का फोर्स भी है, और फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। तो n की जगह यहाँ mg कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है भाई। नॉर्मल ऐसे लगेगा और mg कॉस थीटा नीचे की तरफ लगेगा, दोनों इक्वल होंगे, और फ्रिक्शन का फोर्स तो म्यू इंटू नॉर्मल होता है, और नॉर्मल की जगह मैंने mg cos थीटा डाल दिया। ये सब मैं सिखा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, ये सब मैं पिछले लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला फोर्स है जो इस ब्लॉक को नीचे खींच रहा है, और ये वाला फोर्स है जो इसे ऊपर की तरफ धकेल रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, इस ब्लॉक के पास नेट जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी होगी, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, ये तो फोर्स है, डिवाइडेड बाय मास, ये हमारी एक्सेलरेशन हो गई। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, g साइन थीटा m से डिवाइड करने के बाद माइनस म्यू g कॉस थीटा। देखो ये एक्सेलरेशन आ चुकी है,
जब एक्सेलरेशन आ गई उसके बाद क्या करना है भाई, डिस्टेंस तो ये सेम ही चल रहा है ना, ये जो डिस्टेंस है ये तो सेम ही है, एल के बराबर है, तो क्या करोगे भाई, v बाय एन का होल स्क्वायर, ये फाइनल वेलोसिटी है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 2a, ए की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये ए की जगह है, इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चला था हमारा एल, तो यहाँ पर एल आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है भाई, अब ये इक्वेशन नंबर 1 जो थी मेरी, ऐसी ही एक इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब मुझे क्योंकि म्यू निकालना है, आप ऑप्शंस को देखोगे ना, यहाँ पे कहीं भी वी नहीं है ना, मतलब वी कट जाएगा, जी भी नहीं है, जी भी कट जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब थोड़ी जगह कम पड़ रही है, और जगह बनानी पड़ेगी, बन गई जगह। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को दोनों को डिवाइड करूंगा, तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो बनेगी वी स्क्वायर इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू एल, नीचे वाली इक्वेशन क्या है, v बाय एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या है हमारी इक्वेशन, 2g साइन थीटा माइनस म्यू जी, सॉरी एम नहीं है, म्यू जी कॉस थीटा इंटू एल। देखो अब आप ध्यान से, वी स्क्वायर कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको तो म्यू निकालना है, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इधर जाएगा, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इधर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा भाई, फिर जगह कम पड़ गई, एक पेज ऐड करना ही पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये एक्सप्रेशन इधर चला जाएगा, 2g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, 2g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू में देखो क्या था, ये जो मेरा एक्सप्रेशन था, सॉरी ये जो मेरा एक्सप्रेशन था 1 बाय एन स्क्वायर, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2g साइन थीटा के साथ, तो क्या बनेगा 2g साइन थीटा बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को म्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस वाली जो टर्म है इसको इधर ले जाएंगे, ऐड कर देंगे, प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, तो 2g साइन थीटा माइनस 2g साइन थीटा बाय एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू जी कॉस थीटा। देखो इसमें g कॉमन आ रहा है ना, g को तो उड़ा दो, कॉमन लेके उड़ा दो, यहाँ पर 2 साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं ना इस एक्सप्रेशन में, तो 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू कॉस थीटा, कॉस को डिवाइड में ले आओ, तो 2 टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू। ये जो मेरा एक्सप्रेशन निकल के आया ना, ये म्यू का मेरा फॉर्मूला निकल गया। अब म्यू का जो मेरा ये फॉर्मूला आ गया, इसको मुझे ऑप्शन में मैच करना है, तो भाई यहाँ पे देखूंगा मैं, यहाँ पे मैं देखूंगा कौन सा ऑप्शन मैच होगा, देखो ध्यान से भाई, ऑप्शन नंबर आई थिंक ए मैच हो रहा है, देखो जरा, टेन थीटा 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, अरे कहाँ गया, ओके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक 2 भी आ रहा है, ये एक मिनट, हमारा ये यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई, ये जो 2 था ना ये बाहर था ब्रैकेट के, ये हमारा इसके बाहर था ब्रैकेट के, ऐसे ये दोनों चीज़ों के बाहर था, तो ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाता। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, वो जो 2 आया है वो गलती से आ गया है बिना बुलाए, इसको हम वापस भेज देते हैं इसके घर, इसको मिटा दें।
ये कैंसिल हो जाएगा वहां पर फैक्टर के अंदर, ये गया। ठीक है भाई, तो टेन थीटा आएगा हमारा, ब्रैकेट में 1 - 1/n² आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज द करेक्ट आंसर, टेन थीटा ब्रैकेट 1 - 1/n²। ठीक है भाई, इसको मैं वापस से अपनी लोकेशन पे ले आता हूँ सॉल्यूशन को। ताकि जब मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगा तो आपको सॉल्यूशन अच्छे से मिले। चल भाई तू अपनी जगह पे आ जाए। ठीक है भाई, ये सब बता दिया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ इसमें कोई डाउट है अगर किसी बच्चे को, तो एक बार ही पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये तो वही सॉल्यूशन है। अच्छा ये देखो, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये ऐसे कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हमारा। इसमें कह रहे हैं ऑल द सरफेस शोन इन द फिगर आर रफ, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। देखो ये मेन चीज है, फ्रिक्शन वो किसका पूछ रहा है, ऑन बी ड्यू टू ए, मतलब ये जो बी ब्लॉक है और ये ए ब्लॉक है, दो ब्लॉक है यहाँ पर, ये ब्लॉक है ए और ये वाला इसके बगल वाला जो ब्लॉक है वो है बी। इधर से हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सरफेस से यहाँ से एक नॉर्मल जनरेट हो रहा होगा इसको रोकने के लिए। तो ये पूछ रहा है हमसे कि अगर हर जगह सरफेस पे फ्रिक्शन है, ऑल सरफेसेस आर रफ, देन फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। देखो बी की बात करूं अगर मैं, तो भाई बी ब्लॉक हवा में लटका हुआ है, इसका मतलब क्या है कि भाई बी जो ब्लॉक है, बी जो ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब ऑब्वियसली ये नीचे फिसलने की कोशिश करेगा, तो जो ए ब्लॉक का सरफेस है, ये वाला सरफेस क्योंकि ये रफ है, ये क्या करेगा, इसको एक ऊपर की तरफ फोर्स दे देगा, फ्रिक्शन का फोर्स, जो कि होगा म्यू एन के बराबर, और इसको हवा में लटकाने की या रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है। अच्छा ए ब्लॉक ने बी को फ्रिक्शन दिया ऊपर की तरफ, तो जो ब्लॉक बी है वो ए को फ्रिक्शन देगा नीचे की तरफ। तो अगर मैं ए का भी फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, तो ए को इस तरफ से जो फ्रिक्शन मिलेगा ना, नीचे की तरफ मिलेगा। ठीक है, और ए का जो वेट है वो भी नीचे लगेगा। अब बताओ ए तो नीचे गिर जाना चाहिए ना, तो होगा क्या, जो ये दीवार है इस वॉल से ए को फ्रिक्शन मिलेगा ऊपर की तरफ, तो ए को एक नया फ्रिक्शन मिलेगा, जिसको मैं एफ डैश दिखा रहा हूं। तो देखो भाई, ए ब्लॉक ने बी ब्लॉक को ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगाया, तो बी ब्लॉक ने ए ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगाया। अब ये ब्लॉक ए नीचे जाने की टेंडेंसी शो करेगा, तो जो यहाँ दीवार है वो इसको ऊपर की तरफ फ्रिक्शन दे देगी। बट हमसे पूछा था सिर्फ ब्लॉक बी का, तो हम लोग बोलेंगे टू द, कौन सी दिशा है, अपवर्ड दिशा है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। बताओ सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बारी बता दो। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? ब्लर हो रहा है? ब्लर तो नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन ब्लर हो रहा है, क्वेश्चन को मुझे थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, अगली क्लास में मैं करता हूँ।
अब सही है, मैंने इसको कर दिया चेंज, अब हो जाएगा क्लियर। ओके, ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है, देखो जरा ध्यान से। ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है हमारा कैपिटल एम, इसके ऊपर एक छोटा सा एम रखा है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक इज म्यू वन, मतलब इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू वन दिया हुआ है। अच्छा, आगे क्या पूछ रहा है कि कैपिटल एम और हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि ये जो ग्राउंड और ये ब्लॉक है, इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू टू है। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू द लोअर ब्लॉक सो दैट टू ब्लॉक्स मूव विदाउट सेपरेशन, मतलब दोनों ब्लॉक एक साथ चले, खुशी खुशी चले और इनके बीच में कोई भी स्लिपिंग ना हो। तो इसको ना करने से पहले मैं आपको छोटा एक इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे क्या है ना आप कंसेप्ट रिलेट कर पाओगे, फिर हम इस पे वापस आएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, मान लो ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इसका हम लोग कुछ मास ले लेते हैं, मान लो ये हमारा 3 kg का है, ये 2 kg का है। मैं यहाँ पर एक फोर्स लगाना चाहता हूँ इसको चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं मान के चलता हूँ कि जो ऊपर वाला ये सरफेस है, यहाँ पर एक कोफिशिएंट है 0.2, लेकिन ये वाला जो सरफेस है मैं अभी इस क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ स्मूथ सरफेस है। हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में स्मूथ नहीं है, लेकिन इसको क्रैक करने के लिए ये छोटा इजी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा रिलेट हो जाए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं कितनी लगा सकता हूँ सो दैट दोनों ब्लॉक मेरे स्लिप ना करें, एक साथ भागे। तो इसके लिए क्या करोगे, जरा सोचो और आंसर बताओ। इसको कैसे हम तोड़ेंगे क्वेश्चन को? इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम इसको थोड़ा एफबीडी के हेल्प से समझते हैं कि अगर मैंने 3 किलो की बॉडी पे एफ लगाया राइट हैंड साइड की तरफ, तो 2 किलो की बॉडी पे तो फोर्स लगाया नहीं, इनर्शिया के कारण वो बॉडी तो वहीं की वहीं रुकी रहेगी। अगर ये यहीं की यहीं रुकेगी तो नीचे वाली आगे चली जाएगी, ऊपर वाली वहीं रहेगी, तो स्लिपिंग हो जाएगी और फ्रिक्शन को ये पसंद नहीं है। तो होगा क्या कि जब ये 3 किलो की बॉडी आगे जाने की टेंडेंसी शो करेगी, तो यहाँ जो 2 किलो का सरफेस है ना, 2 किलो की बॉडी का सरफेस, वो इस 3 किलो की बॉडी पे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लगाएगी और इसको पूरी कोशिश करेगी रोक ले, बट क्योंकि फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉडी रुकेगी तो है नहीं, एक्सेलरेट करेगी। अच्छा, अगर ये वाला जो 2 kg का ब्लॉक है, इसने 3 kg के ब्लॉक को फ्रिक्शन दिया है पीछे की तरफ, तो 3 kg का ब्लॉक भी चुप नहीं बैठेगा, ये इसको फ्रिक्शन देगा आगे की तरफ। बताओ क्लियर है बात? जो फ्रिक्शन ये आगे की तरफ मिलेगा, इस फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लगेगा। तो यहाँ पर हो गया म्यू इंटू एन फ्रिक्शन। अगर आप ऊपर वाली 2 किलो की बॉडी को देखो, तो क्योंकि उस पर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा तो वो चलने लगेगा, एक्सेलरेट करेगा। अब अगर ये 2 किलो की बॉडी आगे एक्सेलरेट करेगी, तो उसके पास जो एक्सेलरेशन है वो इस 3 किलो के बराबर होनी चाहिए। अगर 2 किलो की एक्सेलरेशन और 3 किलो की एक्सेलरेशन सेम है, तभी तो दोनों एक साथ जाएंगे ना आगे, नहीं तो स्लिपिंग होगी अगर कम ज़्यादा है तो। इसका मतलब ये हुआ कि 2 kg की जो भी एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन 3 kg की भी होनी चाहिए, और नो स्लिपिंग, दोनों स्लिपिंग ना करें। इसका मतलब ये है कि बोथ शुड हैव सेम एक्सेलरेशन, दोनों की जो एक्सेलरेशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। अब ये सेम टू सेम एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं भाई? 2 किलो की एक्सेलरेशन निकालता हूं मैं, तो 2 किलो की एक्सेलरेशन आएगी म्यू इंटू एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। म्यू की वैल्यू है 0.2, नॉर्मल है 20। देखो जो इसका वेट होगा वही यहाँ से नॉर्मल मिलेगा ना, तो वेट हमारा 20 है तो नॉर्मल भी 20 हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व कर दो जरा, तो ये 10 इंटू 2 आ जाएगा एक्सेलरेशन। मतलब ब्लॉक के पास जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो 2 है। अब अगर एक्सेलरेशन आ चुका है तो इस 3 kg की बॉडी पर ये फॉर्मूले में पुट करो, एफ निकल जाएगा। कैसे? यहाँ पर मैं इस वाली बॉडी के लिए करता हूँ फॉर 3 kg, तो आप देखो भाई चलाने वाला फोर्स है एफ, 3 kg को चलाने वाला फोर्स कौन है, एफ। रोकने वाला कौन है, म्यू इंटू एन, वो तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी, 0.2 इंटू 20,
यही है ना रोकने वाला फोर्स, म्यू इंटू एन। एन इसका 2 किलो का लगेगा क्योंकि वही प्रेस कर रहा है सरफेस को दबाने के लिए। अच्छा, आगे मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, 2 किलो होनी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। अगर 2 से कम ज़्यादा होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो एफ की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ गई मेरी, ये हो गया 6 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, पॉइंट से 0 खत्म, 4। तो एफ मैक्सिमम जो मेरा आ गया वो कितना आ गया भाई, 10 आ गया। मतलब मैं मैक्सिमम जो फोर्स लगा सकता हूं ना इस ब्लॉक को साथ साथ घसीटने के लिए, वो मेरा 10 है। अगर मैं 10 से कम या ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा, सॉरी कम लगाऊं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो 3 किलो की बॉडी आगे चली जाएगी और 2 किलो वाली पीछे रह जाएगी, ठीक है भाई। तो इसका ये है कि एफ हम मैक्सिमम जो लगा सकते हैं वो 10 लगा सकते हैं। सॉरी, इसको देख लो। अभी इस क्वेश्चन को क्रैक कैसे करेंगे उस पर आते हैं, तोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। देख लिया भाई सॉल्यूशन सबने, चलो अब इसको हम लोग करते हैं क्रैक। देखते हैं क्या ये कॉपी हो सकता है अगले पेज पर। क्लोन क्लोन, अच्छा ये यहीं पर क्लोन हो गया। इस क्वेश्चन को अगले पेज पर नहीं ले जा पाएंगे हम लोग। कॉपी टू, वाओ, हम इसको अगले पेज पर ले जाते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसमें जो जो दिया हुआ है, जो जो इसमें दिया हुआ है डेटा, थोड़ा वो आपको शायद ब्लर दिख रहा होगा, मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, बना देता हूँ ब्लॉक। तो मुझे एक नीचे ब्लॉक दिया है कैपिटल एम मास का। मैंने पिछले क्वेश्चन में वैल्यूज दी थी, इसमें सिंबल से बस यही फर्क पड़ेगा। ऊपर वाला जो मेरा ब्लॉक है वो मेरा है स्मॉल एम मास का। यहाँ जो मैं जिस फोर्स के साथ खींच रहा हूँ वो कितना है, कैपिटल एफ। और क्या दिया हुआ है देखते हैं, हमें दिया हुआ है μ1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोनों ब्लॉक के बीच में। मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ना इस वाले सरफेस पे वो μ1 है। और पिछले क्वेश्चन में ये रफ सरफेस नहीं था, ये स्मूथ सरफेस था, इस बार ये भी रफ है, ये मुझे μ2 दिया हुआ है। अच्छा, और क्या दिया है, व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड टू लोअर ब्लॉक सो दैट टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर विदाउट सेपरेशन। अब इसने पूछा है कि इसकी मैं मैक्सिमम कितनी वैल्यू लगा सकता हूं सो दैट दोनों के दोनों एक साथ आगे जाए, मतलब स्लिपिंग ना हो। तो देखो फंडा वही है, फिर से जब हम इसको आगे खींचने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन यहाँ पर लग रही है ये क्या करेंगे, ये फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेंगे, है ना भाई। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि उसने पूछा है कि मैक्सिमम कितना लगाऊं कि ये दोनों विदाउट सेपरेशन आगे बढ़ जाएं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो यहाँ फ्रिक्शन है वो इसको रोकने में मतलब पॉसिबल नहीं है, उसको रोक नहीं पा रहे, है ना। उसकी वैल्यू कम है और फोर्स हमारा बहुत ज़्यादा है, बॉडी चलती जा रही है, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगर ये मेरी जो बॉडी है वो आगे एक्सेलरेट कर रही है तो भाई यहाँ पे फ्रिक्शन इस सरफेस पे कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। देखो फ्रिक्शन को एक ही बात से दिक्कत है कि स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि इस वाले सरफेस पे ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन को बुरा लग रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, पीछे की तरफ फोर्स दे रहा है। फ्रिक्शन चाहता है कि ये स्लिप ना करे, तो फ्रिक्शन का जो यहाँ फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा। कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू निकालता हूँ मैं, कितना फोर्स लगेगा, इसका फोर्स का वैल्यू होगा μ2 इंटू N2। N2 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल ऊपर अलग है नीचे अलग है, इसलिए मैं उसको N2 कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस वाले ब्लॉक पर एक और जगह फ्रिक्शन लग रहा है, वो है ऊपर वाले सरफेस पे। वो कितना लग रहा है, μ1 इंटू N1। देखो ऊपर वाले सरफेस पे μ1 N1, नीचे वाले पे μ2 N2। अगर मैं इसको डायग्राम को अलग करके बनाऊं तो मेरा जो कैपिटल एम वाला मास है इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं। एफ यहाँ पर लग रहा है μ1 N1 और नीचे लग रहा है μ2 N2, ठीक है भाई। जो ऊपर वाला ब्लॉक है हमारा उस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है μ1 N1, वो भी आगे की तरफ। बिल्कुल ये वाला जो अभी है मैंने पिछले क्वेश्चन में रिलेट किया था, आपको बताता हूँ। पिछले क्वेश्चन में देखो मैंने कैसे किया था, इसको डिलीट मारते हैं पेज को। हाँ देखो इसमें कैसे किया था हमने,
ये लाइन गलत खींच गई है यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन में देखो कैसे किया था, ये जो 3 किलो का ब्लॉक था इस पे म्यू एन पीछे लग रहा था, 2 किलो पे आगे लग रहा था, है ना। बिल्कुल यही सेम कहानी इस क्वेश्चन में मैं कर रहा हूँ। इस कैपिटल एम पे पीछे की तरफ लग रहा है म्यू वन एन वन, और छोटे वाले पे आगे की तरफ लग रहा है म्यू वन एन वन, ठीक है। अच्छा, छोटे वाले को ये फोर्स एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसकी मैक्सिमम क्या एक्सेलरेशन हो सकती है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, ए मैक्स ऑफ स्मॉल मास ऑफ स्मॉलर ब्लॉक, उसका मैक्सिमम क्या एक्सेलरेशन हो सकता है, वो हो सकता है म्यू वन एन वन इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये जो m है ये छोटा है, इसको मैं छोटे वाले फॉन्ट में बनाता हूँ, ये हो सकता है स्मॉल m इंटू ए। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन को मैंने a मान लिया, ठीक है। अच्छा, n1 की जो वैल्यू है वो तो मेरा m इंटू जी के बराबर होगा, तो m से m उड़ा दो, म्यू वन इंटू जी, ये मेरा हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन आ गया इस ऊपर वाले ब्लॉक का। देखो अब क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही, तो जो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन है वही नीचे वाले का एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो मैं कैपिटल M के लिए लिखूंगा, फॉर कैपिटल M ब्लॉक। उसके लिए क्या होगा भाई, चलाने वाला फोर्स F है, देखो आगे की तरफ F लग रहा है, पीछे की तरफ 2 फोर्स है, म्यू वन एन वन म्यू टू एन टू, तो माइनस म्यू वन एन वन की जो वैल्यू है स्मॉल m इंटू जी है, लेकिन जो n2 की वैल्यू है वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी दोनों को मिला के होती है। याद करो नॉर्मल वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था शुरू में ही, तो इसमें क्या था, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, ओके सॉरी इसको मैंने n2 कह रखा है, और दोनों का जो वेट है वो दोनों का वेट नीचे लगेगा, तो ये वाला जो नॉर्मल है वो दोनों के दोनों वेट को सपोर्ट करता है, इसलिए n2 की जगह पर मैं m प्लस स्मॉल m इंटू जी लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन कैपिटल वाले की वो क्या होगी, कैपिटल M इंटू ए, तो A की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ भाई आराम से, तो F की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M म्यू वन जी प्लस म्यू वन स्मॉल एम जी प्लस म्यू टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया फिर, देखो इसको थोड़ा रिड्यूस कर, देखो इसमें कैपिटल M और स्मॉल m और इंटू जी कॉमन है ना, तो म्यू वन ब्रैकेट कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी प्लस म्यू टू और क्या है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। देखो इसमें से क्या क्या कॉमन है, कैपिटल M कॉमन है, स्मॉल m कॉमन है, जी कॉमन है, देखो दोनों में ये कॉमन है ना, कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा मेरा म्यू वन प्लस म्यू टू। तो ये मेरा मैक्सिमम फोर्स आ गया जो मैं लगा सकता हूं और मेरा ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। तो आप जरा देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन है, मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो आराम से देखो, और किसी चीज को कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो एक बार बता दो मुझे, कहीं पर कोई सॉल्यूशन ना समझ में आया हो तो मुझे एक बार बता दो, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट है। बताओ भाई इसमें कोई प्रॉब्लम, बड़े भाई आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको हो सकता है ये जो पीडीएफ मैंने साइड में लगाई है इसमें आपको हो सकता है क्वेश्चन क्लियरली ना दिख रहा हो वीडियो के अंदर, ये वाला जो क्वेश्चन है, बट मैं ये पीडीएफ क्लास के एंड में आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां पे पीडीएफ में आपको सारी चीज क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर